चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दौरों के बहुत ज्यादा मायने माने जा रहे हैं और इन्हें बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन क्यों, अब जरा आपको हम ये समझाते हैं और उसके लिए आपको 19 अप्रैल 2018 को एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वो जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं मैं उन पत्थरों को सीढ़ी बना लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। ये बात उन्होंने करीब 6 साल पहले कही थी और अब एक बार फिर से उन्होंने वो करके दिखाया है। जब 2 दिन पहले 3 मार्च को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी सियासत का नया अध्याय लिखा गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों की उस रैली को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की सीढ़ी कैसे बना लिया। कल जब वो तेलंगाना और तमिलनाडु में मौजूद थे तो उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया। हम आपको बताते हैं कि 24 में 400 पार का नारा लगाने वाले पीएम मोदी ने रणनीतिक लड़ाई की पहली बाजी कैसे जीती। तो जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। आम चुनाव की आहट के बीच दक्षिण की देहरी पर खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी। चुनावी बिसात पर वोट की बाजी जीतने को लेकर प्रतिबद्धता के बीच सियासी शत्रुओं पर शाब्दिक बाण चला रहे थे। विरोधियों की दीवार ध्वस्त कर नई सियासी लकीर खींचने की शपथ दोहरा रहे थे हिंदुस्तान के प्रधान। 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। उन्होंने अपना राष्ट्रवादी विजन क्लियर कर दिया। ये विकास का उत्सव है कि नहीं है, ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है। अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े नेता ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना उनको खास, मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको मेरा 15 दिन का हिसाब दे दूं अब की बार। और ये भी बता दिया कि उनका प्लान 400 कैसे पूरा होगा। किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार। यही वो सीढ़ी है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर वापसी को लेकर आश्वस्त है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान के मान को आसमान में पहुंचाने की वचनबद्धता दोहरा रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में खड़े प्रधानमंत्री मोदी लगातार 25 मिनट तक बोलते रहे। पूरे रॉ में दिख रहे नरेंद्र मोदी के शब्दों में देश को लेकर संकल्पबद्धता थी, सत्ता में वापसी को लेकर दृढ़ता थी और विरोधियों के लिए बेहिसाब आक्रामक था। विरोधियों के हथियार पर उसी अंदाज में पलटवार करने के लिए विख्यात नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद से 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए।
और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में क्रोध भी था और बेहिसाब जज्बात भी, और ये यूं ही नहीं था। इसके पीछे है लालू यादव का वो शाब्दिक प्रहार जिसमें लक्ष्य पीएम मोदी की निजता थी। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 24 घंटे बीतने से पहले ही पीएम मोदी ने न सिर्फ लालू यादव पर प्रचंड पलटवार किया, बल्कि इसे आत्मसम्मान से जोड़कर सियासी हवा का रुख मोड़ दिया। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। जैसे ही प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद में देश को परिवार बताया, वैसे ही सोशल मीडिया का रंग और ढंग बदलने लगा। सोशल साइट एक्स पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने नाम के साथ बतौर पहचान मोदी का परिवार जोड़ लिया। ऐसा करने वाले अमित शाह और जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक शामिल है। हर कोई खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। नरेंद्र मोदी जी लगातार भारत में विकास के गाथा लिख रहे हैं। लालू प्रसाद जी, अब ये आपका स्तर हो गया है, कोई बात नहीं। जब उन्होंने बात कही तो मोदी जी ने बड़ा हृदय दिखाया। हाँ, मेरा परिवार है, मेरा परिवार देश के 140 लोग हैं। ये मैं हूं चौकीदार का नया वर्जन है, जो 5 बरस बाद ठीक चुनाव से पहले फिर से बीजेपी ने लॉन्च किया है। एक और सोशल मीडिया पर परिवार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में दीवार खड़ी की जा रही है, तो दूसरी ओर लालू यादव पर प्रहार जारी है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है, और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। वंशवाद को लेकर विरोधियों को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वाली बीजेपी नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर आक्रामक है। विरोधी खेमे में बौखलाहट सी है। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते, किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की। जाहिर है कि मोदी विरोधियों ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। जरा याद करिए, साल 2019 कांग्रेस के नेता और खास तौर पर राहुल गांधी हर मंच से, हर सभा में एक नारा बुलंद किया करते थे, चौकीदार चोर है, और इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया जाता था। मोदी ने इस नारे को बिल्कुल उल्टा कर दिया और उसके बाद बीजेपी का हर बड़ा नेता और उससे लेकर बूथ कार्यकर्ता तक ने एक नया नारा दे दिया था कि मैं भी चौकीदार हूं। और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के जो हैंडल्स थे, जो उनकी आईडी थी, जो बायो वगैरह जहां पर लिखा जाता है, पूरी आइडेंटिटी होती है, वहां पर सभी ने लिख लिया था मैं भी चौकीदार हूं। आज 5 साल के बाद फिर से वही स्थिति नजर आ रही है। साफ है, पूरे चुनाव के केंद्र बिंदु में मोदी और परिवार का आकार खड़ा हो जाएगा, और ये बीजेपी के लिए इसलिए भी मुफीद है क्योंकि एक और प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो दूसरी ओर वंशवाद के ऐसे कई वटवृक्ष हैं जिनकी जड़ में प्रजातंत्र सिकुड़ता जा रहा है। हालांकि चुनावी एजेंडा सेट करने वाले पीएम मोदी का आगे का विजन भी क्लियर है। केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। हमारे लिए विकास का मतलब है
गरीब से गरीब का विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वैश्विक मानचित्र पर हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने संकल्प को दोहरा रहे थे। उन्होंने बताया कि आजादी के शताब्दी साल में भारत का मान वैश्विक आसमान में सबसे ऊपर होगा और इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तेलंगाना जाने से पहले पिछली रात देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत को लेकर मैराथन मीटिंग की थी। बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप में आर्थिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण से लिखे मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। इस रोड मैप का आखिरी लक्ष्य 23 साल बाद भारत को किसी भी कीमत पर विकसित देश में बदलना है। विकसित भारत के एक्शन प्लान पर देश भर में 15 लाख लोग अब तक अपने सुझाव दे चुके हैं। 3,75,000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स अब तक इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर करीब 3,000 मीटिंग हो चुकी है। 3,000 मीटिंग देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात काम, करीब 1200 यूनिवर्सिटीज ने इसमें हिस्सा लिया है। बड़ी बात यह है कि इनमें अब तक करीब 11 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया है, अपने मौलिक सुझाव दिए हैं, जो हमारे युवा विकसित भारत के सबसे बड़े निर्माता और सबसे बड़े लाभार्थी, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी विजन में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल है। 3,75,000 अपनी जिस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं, उसकी सीढ़ी क्या है, उसे समझिए जरा। हर भारतीय परिवार को पक्का घर देने का वादा पूरा करना है। हर घर को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है और साथ में अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की अंतिम कैबिनेट मीटिंग में विकसित भारत के साथ साथ 100 दिनों का एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। भविष्य का एक्शन प्लान बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उन्हें यकीन है कि 10 सालों में उन्होंने जो काम किया, उनकी सरकार ने जो काम किया, उस आधार पर जनता वोट डालेगी और इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे हैं। 15 दिन में 2 IIT, 1 IIIT DM, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। साथियों,
समर्थकों के सामने उदाहरण समेत विकास का जो ब्यौरा धारा प्रवाह पेश कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, ये आखिरी के सिर्फ 2 हफ्ते का है। 10 बरस की सरकार के 15 दिनों का हिसाब बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उसका सारांश यह है कि देश के उत्तर से दक्षिण तक सरकार ने बेहिसाब सौगातें दी। 15 दिनों की सौगातों के जरिए गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को साधने की कोशिश की। इन 9 राज्यों में एम्स, IIM, IITDM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल्स, फर्टिलाइजर प्लांट और केबल ब्रिज शामिल है। पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा 2000 से ज्यादा रेलवे परियोजना, ऑयल गैस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट्स शामिल, जो मानचित्र पर विकास को विस्तार दे रहा है। देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। 15 दिन में ही ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। अपने इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अगले 9 रोज में देश भ्रमण करने वाले हैं। 5 मार्च को फिर से तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे। 7 मार्च को कश्मीर जाएंगे। 8 मार्च को दिल्ली, 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और असम, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, 11 मार्च को दिल्ली और हरियाणा, 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान जाएंगे। तो 13 मार्च को गुजरात और असम के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। ये वही राज्य हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 60% वोट मिले थे। 12 राज्यों में लोकसभा की 319 सीटें, इनमें से 206 सीटें एनडीए ने जीती थी और 49 यूपीए और 64 सीटें बाकी दलों को मिली थी। तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरीखे राज्यों में बीजेपी इस बार अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश में। 2019 में 17 में से 4 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार और ज्यादा सीटों के लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। 21 सीट वाले ओडिशा में पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। इस बार पटनाई का गढ़ ध्वस्त करने के लिए पीएम मोदी जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। वहीं संदेश खाली के जरिए पश्चिम बंगाल में भी 18 सीटों से आगे बढ़ने की तैयारी है। इसके अलावा 400 सीट हासिल करने के लिए यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने की कोशिश है। तो वहीं बिहार, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सरीखे राज्यों में प्रचंड जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि इस बार लक्ष्य नई सियासी लकीर खींचने का है। अब की बार एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।